Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 11 of 6th class Social Science History, New Emperors and Kingdoms. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 11 न्यू एम्परर्स एंड किंगडम्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, न्यू एम्परर्स एंड किंगडम्स मीन्स होता है नए साम्राज्य और राज्य, नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही या गलत बताओ। ठीक है, हमें यहाँ पर सही या गलत का चयन करना है। ठीक है, हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी, तो यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गलत कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं ख नंबर पे, आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक समझेगा। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, तो यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गलत कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणापथ में 12 शासक थे। दक्षिणापथ में 12 शासक थे, तो यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मुदेर थे। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मुदेर थे, तो घ नंबर का जो स्टेटमेंट है यह रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर गलत कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी, तो जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गलत कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं, तो यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सही कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, इसका आंसर आ जाएगा बाणभट्ट, श्रैत्यासन और रवि कीर्ति। ऐसे 3 लेखकों के नाम हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के विषय में लिखा है। ठीक है, जिन्होंने हर्षवर्धन के विषय में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए। इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए हैं, इसका आंसर आएगा निम्नलिखित बदलाव आए हैं। ठीक है, निम्नलिखित बदलाव आए हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। ठीक है, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। वे सेना नायक भी रखते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। ठीक है, इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। ठीक है, इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, इन्हें भूमिदान दिया जाता था। ठीक है, इन्हें भूमिदान दिया जाता था। वे दी गई भूमि से कर वसूल करते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। ये सेना नायक सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होते की कोशिश करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीजें दिखती हैं? इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीजें दिखती थी? इसका आंसर आ जाएगा प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। ठीक है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, जिसका अर्थ है बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशरण अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकार थे। ठीक है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशरण एक महादंडक नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। ठीक है, स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार था। ठीक है, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार था तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। आओ चर्चा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा? इसका आंसर आ जाएगा अगर अरविंद राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करता है, अगर अरविंद राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, वह शाही वेशभूषा में मूछों पर ताव देते हुए रूपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। ठीक है, वह राज सिंहासन पर बैठकर वीणा बजाएगा और कविता पाठ भी करेगा। ठीक है, वह राज सिंहासन पर बैठकर वीणा बजाएगा और कविता पाठ भी करेगा। वह एक महान योद्धा की तरह कई युद्ध लड़ेगा और उन युद्धों को उसे जीतना पड़ेगा। ठीक है, वह एक महान योद्धा की तरह कई युद्ध लड़ेगा। ठीक है, वह एक महान योद्धा की तरह कई युद्ध लड़ेगा और उन युद्धों को उसे जीतना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? अपने उत्तर के कारण बताओ। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? अपने उत्तर के कारण बताओ। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आम लोग प्रशस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे। ठीक है, जो आम लोग होते हैं वे प्रशस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे, क्योंकि वे संस्कृत में होती थी। संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। ठीक है, संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। आम आदमी सामान्यतः पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए प्रशस्तियों को पढ़ना और समझ जाना उनके लिए संभव नहीं था। आओ करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उसमें से किन लोगों को शामिल करोगे, कितनी पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे। एक चार्ट बनाओ और उसे भरो। हमें एक चार्ट बनाना है और उसे फिल करना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, अगर मैं अपनी वंशावली बनाऊंगा तो मैं उसमें 3 पीढ़ियों को शामिल करना पसंद करूंगा। ठीक है, अगर मैं अपनी वंशावली बनाऊंगा तो मैं उसमें 3 पीढ़ियों को शामिल करना पसंद करूंगा। मैं अपने परदादा से शुरू करूंगा। ठीक है, मैं अपने परदादा से शुरू करूंगा, उसके बाद उनके बच्चे यानी कि अपने दादा। ठीक है, उसके बाद उनके बच्चे यानी कि अपने दादा, और उनके भाई अपने दादा के पुत्र यानी अपने पिता और भाई, फिर मैं स्वयं अपने भाई को शामिल करूंगा। ठीक है, फर्स्ट में परदादा, दादा व उनके भाई, परदादा, दादा व उनके भाई, पिता व उनके भाई, मैं स्वयं और मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है। आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है, इसका आंसर आ जाएगा, युद्ध हमारे जीवन में विपत्तिग्रस्त घटना होती है। युद्ध सामान्यतः दो देशों के बीच में या संयुक्त रूप से विभिन्न, ठीक, या फिर संयुक्त रूप से विभिन्न देशों के समूह के बीच लड़ा जाता है। ठीक, यह देशों के समूह के बीच लड़ा जाता है, जबकि सामान्य लोगों का युद्ध के पीछे के मुख्य उद्देश्य के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य के प्रति कोई लगाव नहीं होता है, वे युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, वे युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बड़ी संख्या में वे लोग युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में वे युद्ध में मारे जाते हैं जिनका कोई भी दोष नहीं होता है। ठीक है, जिनका कोई भी दोष नहीं होता है, ये अपना जीवन खो देते हैं। युद्ध अपने पीछे चिल्लाते हुए विधवाओं और अनाथों को छोड़ जाता है। सभी संसाधन नष्ट हो जाते हैं, विकास पूरी तरह प्रभावित हो जाता है, फिर से व्यवस्थित होने में बहुत समय लगता है। ठीक है, और फिर से व्यवस्थित होने में बहुत समय लगता है। ठीक है,